आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सभी को नमस्कार। अभी जो आप लोगों को हमने कष्ट दिया है यहाँ आने के लिए, एक ही विषय है और विषय है 10 सर्कुलर रूल जो हमारी नेता आदरणीय श्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, वो खाली कराने के लिए 2 दिन पहले पुलिस फोर्स लेकर के एसडीपीओ गई थी। तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल वाली सिद्दीकी जी अपनी बात रखेंगे, आपको संबोधित करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिवचंद्र राम जी, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के, वो अपनी बात रखेंगे। वैसे हमारे प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल यहाँ उपस्थित है, जो मुख्य ये हमारे क्या है आगे शक्ति सिंह आप भी कुर्सी लेकर बैठिए, और ये आजाद जी है। तो मैं आग्रह करता हूँ सिद्दीकी साहब से पहले वो बोले, तब शिवचंद्र राम जी बोलेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। श्री सिद्दीकी जी, शिवचंद्र राम जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की है, उसके बाद कुछ बातें रह गई। एक होता पैरामीटर, दिल्ली सरकार में और पार्लियामेंट में थोड़ी इधर उधर हो जाती है बातें, लेकिन जो पैरामीटर है वो डिसाइडेड है और उसी पैरामीटर पर मकान का आवंटन होता है। बिहार में ये मामला मुझको जहां तक याद है कि 97-98 में पटना हाईकोर्ट में गया, सरकार की मनमानी पर सरकार की ये पैरामीटर का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया, जिसका उल्लंघन एनडीए की सरकार लगातार करती रही। बिहार में जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, एक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको सारी बातें मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया। वो स्वयं उस पिटीशन के सिग्नेटरी विजेंद्र प्रसाद यादव, ये 2 बातें हमको करनी थी। अब यहाँ जितनी बातें हो रही है, पहली बार मुख्यमंत्री के आवास का विस्तारीकरण किया, ये विस्तार 2 बार हुआ, ये दूसरी बार। श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस एक अन्य भाग में रहते थे, अंत तक रहे, उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में एक मकान था जिसमें से राधा नंदन था, बिहार सरकार के पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और उस समय के नागरिक परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आवंटित था। लालू जी ने उस मकान को नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपनी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया। मूल आवास एक अन्य मार्ग में ये वृद्धि हुई और दूसरी बार
जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान ईयरमार्क था, करांकित था, उसको तोड़ करके 5 का नंबर उन्होंने कहा रिजर्व मिला दिया। ये सम्राट करके राधानंद जाके मकान से बात, तो इसका औचित्य साबित करना होगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। कितने एकड़ में उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 सर्कुलर बजट को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को कर्णांकित किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कराई है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान कर्णांकित है, स्पीकर का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। स्पीकर हुए हैं वो मंत्री वाला आवास बना रहे हैं, और स्पीकर के लिए जो कर्णांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार और जो पैरामीटर है जिसके नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है, तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, क्यों नहीं पूछते कि आप स्पीकर के मकान क्यों नहीं जा रहे। और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो उल्लेख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो कर्णांकित है उसमें ये नहीं जा रहा है, ये सरकार को पूछना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर को आज तक कर्णांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, कर्णांकित किया, उस मकान से उनको हटाने का क्या औचित्य है। आपके ही मकान आपने आवंटित किया है। तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए, ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को दिख रहा होगा, हाई कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही, बदले की भावना कर रही है। तो जनता भी देख रही है, तो सड़क पर भी हम लोग को जाना होगा, तो जन आंदोलन करेंगे। दोनों जगह इन्हीं बातों के साथ हम अपने वार्ता को समाप्त कोर्ट के जाने पर विचार कर सकते हैं, हमारी पार्टी कर सकती है, क्योंकि जब कोई मामला सरकार अनुचित करती है, नियम विरुद्ध करती है, कानून का उल्लंघन करती है, अपने लोगों के बीच में प्रसाद बांटना चाहती है और दूसरे को बदले की भावना के रूप में काम करना चाहती है, तो इसके लिए संविधान में व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उसी आधार पर माननीय नेता प्रतिपक्ष उस समय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव कोर्ट गए, मकान के आवंटन पर नहीं गए। ये लेटर नंबर हमारे पास है, अगर लेटर नंबर कहिए तो सुना दें। भवन निर्माण विभाग का प्रकरण 70 11/5/2026 और भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 75 दिनांक 27/5/2026। ये सदस्यता के बारे में थी, भवन के बारे में नहीं। आपके कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, उसमें आपके पार्टी के लोगों को गद्दार बताया गया है, क्या कहेंगे? पोस्टर रोहिणी आचार्य और लालू जी के तस्वीर के साथ। लालू यादव पिता है, रोहिणी आचार्य की बेटी है। गद्दार कौन? अब गद्दार कौन हम नहीं, आप ही बता रहे हैं गद्दार कौन है। अब ये देखा है, रात में लगा है, हम आए हैं, वो हम भी नहीं देखा कौन लगाया नहीं लगाया है,
वो जो सर्विस लेन है उसके बाहर है, वो अंदर नहीं है। और आपने जो हमारा ध्यान आकृष्ट किया है संज्ञान में लिया, लेकिन बाप पिता के रिश्ता में जिसने किडनी दिया उस दिन अभी विचार नहीं किए फाइनल। हमने कहा कि विचार कर सकती है पार्टी से। सड़क पर उतरेंगे। मैं कहता हूँ समय आने वाला है, विचार करेंगे। कोर्ट गए थे, यादव जी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने जो जवाब दिया था उसका क्या कहेंगे? हम नहीं जानते हैं, लेकिन 98 में और 97 में जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, मकान के आवंटन पर ही मामला कोर्ट गया था। जो पैरामीटर है उसके आधार पर आवंटन। सीनियर देखिए, इसमें जो ये हकदार जो शब्द है, वो हकदार सीनियोरिटी के आधार पर, मंत्री के आधार पर, किस किस आधार पर क्राइटेरिया है, वो पैरामीटर तय है, उसका उल्लंघन हुआ था। मैंने कहा कि ये विजेंद्र यादव जो मंत्री है, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पेटिशन पर उनका भी दस्तखत है। वो जानते हैं क्या जजमेंट हुआ था, आप पूछे उनसे। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुमत वाला दल होता है वो राज चलाता है, सरकार में आती है, और जो विपक्ष का बड़ा दल होता है या विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के विरुद्ध अगर कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है या कोई तानाशाही हो रहा है या नियम की अनदेखी हो रही है तो इसको उजागर करना और उसके लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना जो दायित्व है ऑपोजिशन। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग जो आए हैं तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है तो इस देश के अवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया है। और स्वीकार, उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाले दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, अगर मतलब उनको सख्त ये करें। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिला है, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिला है तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहती है। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूंकि अभी सरकार में पहले जो ऑपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था, पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे, उनकी जो कदर होती थी अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी, अपोजिशन भी,
आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तब्दील करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहां इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहां सरकार को इन चीजों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वही अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को, जो कर रही है। अब छोटी छोटी सी बात है, अरे आपको मुझसे लड़ना है तो मेरे नीतियों से लड़ो, मेरे अगर किसी तरह के कार्य हैं उनसे लड़ो। अब मगर क्या है कि अभी ऑपोजिशन पार्टी से सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये करने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, हम जो है तुम्हारा सुलह ले लेंगे, हम जो है कई तरह की चीज। अब अभी जो हमने देखा है कि मकान का आवंटन का जो है सब नियम कायदा बना हुआ है, परंपराएं भी हैं और खुद बोलते हैं लोग कि साहब बिहार गरीब राज्य है। और अभी तो प्रधानमंत्री का भी आया कि साहब इस तरह की जो समस्या पैदा हो रही है इसमें थोड़ा सादगी का आचरण संदेश जाना चाहिए जनता के लिए। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी वे बंगला आवंटित है, लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो इनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं।
अब उन चीजों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है, और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग अब स्वर्गीय हो गए, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जॉर्ज साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है। उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग, और इनकी दोहरी चरित्र का। अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत हैं। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी। आ गई ना 2/3 मेजॉरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं। अजीज हैं सम्राट से, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोले, अगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बढ़ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो कहीं हमें को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोक लाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ गया। और लोक लाज बड़ी चीज है, उस लोक लाज की यह सरकार तिलांजलि दे रही है। अब पता नहीं कौन इनको, अब पता नहीं एक कहता ना कि नया मुसलमान प्याज कब कब खाता है, कि ताकि बुझे कि साहब ये खांटी मुसलमान हो। अब इनको कौन गपागप प्याज खिला रहा है, ये इनको समझना चाहिए। हमारे अजीज है, हम अभी भी कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का आदर करना हमारा तुम्हारा दायित्व है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा, और इसका सजा आपको भुगतना है। को कहना है ना, आपको बुलाया मिलाया है, ये तो वो सफाई देंगे। आप लोग पूछिएगा और फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि अभी की स्थिति में जो प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश
दिया है कि साहब पेट्रोल कम करो, फलाना कम करो, साज सज्जा में कमी करो वगैरह, उसमें वो बढ़ोतरी किए हैं या कम किए, ये उनसे बिहार की जनता प्रधानमंत्री के निर्देश जो दिए हैं लोग को, उसके आलोक में जानना चाहती है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी मंत्री के हैसियत से पूर्व से जो आवंटित मकान है और मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद व बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार का बर्ताव शो करने वाला कार्य किया। क्या यह उनकी नैतिकता, आचरण और व्यवहार के अनुरूप है? सम्राट चौधरी ने बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र जो कहा जाता है वो इनके इस कृत्य से नहीं लगता और राजनीति में कभी भी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये अच्छी बात नहीं होती है। मगर जब सरकार और सरकार का मुखिया ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की राजनीति करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग उनको आईना दिखाने वाले हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। तो हम इस मार्फत मतलब इनके कृत्य के मार्फत बिहार की जनता को भी यह सचेत कर रहे हैं कि साहब ये जो है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम कर रहे हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम करने वाली सरकार न कभी अच्छी होती है, न समाज के लिए अच्छा सोचती है और न समाज के लिए अच्छा करती है। अब आगे आइए, अब बताते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में। अब सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के लिए क्रमांकित 5 देश रत्न मार्ग वो एक अन्य मार्ग में क्यों मिलाया है? तो इनका उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि साहब हमारा जनता दरबार में लाखों लोग आते हैं, उनको रहने का, खाने का, फलना का हम इंतजाम करते हैं, इसलिए हमने बड़ा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री के नाम से क्रमांकित मकान जो था अब बदल गया होगा, जब ले लिए उसको तो अब दूसरा उप मुख्यमंत्री के नाम से मकान होगा जो एक अन्य मार्ग में मिलाया गया। मुझे घोर आश्चर्य होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए? कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान। तो वो मकान बड़ा चाहिए था, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर दिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना।
जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री हाँ, बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थायी है। वो अस्थायी है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामचंद्र दास की वगैरह वगैरह इन, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की। अब आप देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से क्रमांकित था, जो हम बताया कि उसको इन्होंने गिरा दिया, मुख्यमंत्री की आवाज। हाँ, मुख्यमंत्री की आवाज पहले बता चुके। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर दिया। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में और डेमोक्रेसी में लोक लाज बड़ी चीज है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास क्रमांकित थे, उसमें एक 5 देश रत्न मार्ग इसमें चलाया और 3 स्टैंड रोड में, दूसरा है 3 स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे। ये दोनों उनसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ना, लोक सेवक आवास है। तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उसका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड, अब कौन कौन लोग हैं, मतलब जब भी सरकार शपथ लेती है, शपथ क्या लेती है कि बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। और अगर शपथ लेने के बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप अगर ईश्वर की शपथ ली है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और सत्य और निष्ठा की अगर आपने शपथ ली है तो वो भी ईश्वर ही होता है। हाँ, गांधी के अनुसार ईश्वर है, सत्य ईश्वर के नाम से लिए हैं, तो अब ईश्वर ईश्वर है। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी की मकान है,
मतलब 6 महीना 1 साल से अपना कोशिश में कि ये मकान को खाली करना है। हमको लगता है शायद ऐसा कि ये जो अभी किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है, 5 देश रत्न। मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हो रहा है। हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट ले। इतना बड़ा काम है, इनको तो समेटने में थोड़ा आसान होगा। अब किन किन लोगों का मकान अभी तक इन्होंने कोई ना नोटिस दिया न खाली करवाया है, तो हमने पहले ही कहा कि सरकार की दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या लाटशाही, उसके लिए बराबर का होना चाहिए। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से रह रहे हैं, सरकारी मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत से। पूर्व विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो एमपी हो गए, वहां भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का इलाका शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से। मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, दीपक कुमार रिटायर्ड IAS हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है, वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा, कितना दिन हुआ सांसद, ये M स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे, और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे, क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है इन लोगों? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें MLA फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया? JDU के IT सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है।
क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए। अगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है, ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीजें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल है और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाईकोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों। और बिहार की जो हालात है और बिहार की जो स्थिति है, इसको रखने का काम उन्होंने किया है। हमारा साफ कहना है कि आज जो आवास को लेकर के, बंगला को लेकर के जो ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, ये नाटक कर रही है और बिहार का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए जो वादा था, उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है आवास का आवंटन की बात कर ली। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने आदेश संख्या, सरकार का आदेश संख्या 70 11 मई 2026 को आपने 8 मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया और पुनः कौन सी ऐसी स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 ये आदेश निकाल कर करके और दलित का बेटा श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया और मोहरा बना कर करके और आपने जो कि 10 नंबर जो है बंगला को आपने देने का काम किया। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप जो संत रविदास, वीर चौहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं, कौन सी स्थिति अब की आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका बड़ा सदन ठीक रहा और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास, आपको किस कारण आपको खाली किया गया? ये आपने खाली किया, क्या वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? जो आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ कर करके और आपके ऊपर जो दूसरा जो है क्या आवंटित करने का काम किया गया, जबकि यह बिहार मां सीता की आस्था और
इसी बंगले से मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम भी निकला। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बना। इसी बंगले से जो है कि पाक पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक जो कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते कि दलित का, हम भी दलित थे। 2015 में हम मंत्री थे। हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टैंड रोड को कर दिया गया था। अब उस समय भी 18 महीना की सरकार हम रहा, उस समय भी हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के चितकोहरा में किसका आवास है, वो बना रहा। क्या उसके लिए नियम नहीं है? इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंद किशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं किया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना कर करके, और अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस देश, इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित। आप उसको का आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवास खाली करने की बात हो रही है। ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा, उन पर अत्याचार हो रहा, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। इस पर बात नहीं हो रही। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, गैस का दाम बेतहाशा बढ़ गया। महंगाई रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस तरीका से दलित के बेटा के ऊपर जो है ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर आवास में है। देखिए साहब, हमारा ने विस्तार से आपको बताया ये तमाम जो चीजों को उन्होंने कहा है, सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। और सरकार कब तक फाइल बदल रही है, इनका लेटर पैड बदल रहा है, आदेश बदल रहा है, आवास बदल रहा है, लूट हत्या बलात्कार अपराध नहीं बदल रहा है। इस पर सरकार को कम से कम संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जो स्थिति बनती जा रही है उस पर हम साफ में कहना चाहते हैं कि आप दलित पर जो है कि खेला खेलना बंद करिए। दलितों को अधिकार से आपको वंचित करना, मान लेना सीखिए। दलितों को अधिकार से वंचित मत करिए। और जो आप नाटक खेल रहे हैं, दलित जो काट खेल रहे हैं, ये बिहार का दलित और देश का दलित समझ रहा। दलित का बेटा का दवा के बिना मर रहा, उसकी सुधी मिलने वाला कोई नहीं। दलित के बेटा जो है खुले आकाश के नीचे ठंडा के मौसम में बिना कपड़ा का सो रहा है, मर रहा, उसके लिए चिंता नहीं है। और आप जो है कि दलित को काट खेल रहे हैं। अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई अगर हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और केसी प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, आरक्षण बढ़ाने की बात करती है, और हर दलितों के रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।